जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को डाला था कि आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कब लास्ट टाइम स्कॉलरशिप बनाया गया, क्या ये अपडेट होगा स्कॉलरशिप, उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई, अगर कमेटी बनाई गई तो कौन उस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने क्या अभी उसका स्टेटस है और कब तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 4-5 पॉइंट्स हमने रखे थे। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप चीज़ों को लेकर देती है। हमने बच्चों को बोला कि आप लोगों को मेल करना, हमने मेल आईडी प्रोवाइड किया था और हमने उनको ये भी बताया था कि क्या मेल करना है। बहुत सारे लोगों ने मेल भी की इस चीज़ से रिलेटेड। क्या उसका रिस्पॉन्स रहा, क्या आगे फर्दर स्टेप होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। और आप लोगों को बस मुझे एक अपडेट देना है कि जो हमने एमटेक के स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए जो हमने मुहिम चालू करी थी, जो आरटीआई डाला था, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा और अब आगे फर्दर हम क्या स्टेप लेने वाले हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि लगभग 1.5 महीने पहले हमने एक मुहिम चालू किया था कि एमटेक का जो स्कॉलरशिप मिलता है एमएचआरडी की तरफ से, यूजीसी की और एआईसीटी की तरफ से, उसको 12,400 को बढ़ाकर 25,000 कर देना चाहिए ताकि बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए भी इंटरेस्ट ले। यही चीज़ पीएचडी का स्कॉलरशिप जो था वो लगभग 50,000 कर देना चाहिए ताकि रिसर्च की फील्ड में बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, वो उसकी तरफ मूव कर सके। स्टिल रिसर्च के लिए हालांकि ये स्टाइपेंड भी बहुत कम है, पर फिर भी एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, ये हमारा मानना था। हमने बच्चों को बोला कि आप लोगों को मेल करना, हमने मेल आईडी प्रोवाइड किया था और हमने उनको ये भी बताया था कि क्या मेल करना है। बहुत सारे लोगों ने मेल भी की इस चीज़ से रिलेटेड। क्या उसका रिस्पॉन्स रहा, क्या आगे फर्दर स्टेप होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो दोस्तों, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप चीज़ों को लेकर देती है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट है एमएचआरडी, जिसको आप बोलते हो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट, फॉर्मली एमएचआरडी बोला जाता है। ये जो एमएचआरडी है यही रूल रेगुलेशन कराती है, एक बॉडी बनाती है जो ये पता लगाती है कि कितने स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और उसको सेक्शन करने का काम भी इस एमएचआरडी का ही होता है। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी भी हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यही चीज़ जो यूजीसी है वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये 3 बॉडी है जो स्कॉलरशिप के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ एमएचआरडी है। हमने एमएचआरडी के मिनिस्टर को भी, एमएचआरडी के जो डायरेक्टरेट के अंदर जो मेंबर है उन सबको भी हमने मेल किया था। उस मेल का हालांकि हमें कोई ज़्यादा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं। और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलना ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़, इनका इंटेंशन नहीं था, पर जब हमने ये चीज़ मुहिम शुरू किया तब आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। उस समय सब लोग बिजी थे कुछ अलग तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर, तो ये मुद्दा हमारा उन सब चीज़ों के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा मुद्दा था। बट येस, नाउ सब कुछ सॉर्टेड हो गया। तो जो हमने मुहिम चलाई थी उसके ऊपर भी स्कॉलरशिप को बढ़ाने वाली जो बात थी उस पर गवर्नमेंट को एक निर्णायक डिसीजन लेने की जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर इंटेंशन उनका बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हर कोई रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे कंट्री के अंदर रिसर्च टॉप मोस्ट पोजीशन पर हो, बहुत तगड़े तरीके से रिसर्च करें। और इसके लिए जरूरी है कि स्कॉलरशिप बच्चों को बढ़ाया जाए ताकि उनका इंटरेस्ट लो सके। इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिसर्च। इसका एक और मुद्दा है कि जब बीटेक के बाद बच्चा एमटेक करने के लिए जाता है तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए सिर्फ फैमिली पर डिसीजन डिपेंड नहीं हो सकता, और काफ़ी कुछ वो क्लासेज भी लेते हैं। ये उनको फ्री में पैसा नहीं मिलता, वो क्लासेज भी लेते हैं, क्लासेस के साथ साथ डाउट सेशन भी लेते हैं कॉलेज के अंदर, प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, लैब भी करते हैं। इन सब चीज़ों के बदले में उनको 12,400 की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप लास्ट टाइम बढ़ाई गई थी 2014 के अंदर। 2014 से अभी की अगर हम बात करें तो ये चल रहा है 2025, लगभग 10 साल से ऊपर हो गए, 11 साल हो गए, और 11 साल के अंदर एक बार भी बढ़ाया नहीं गया स्कॉलरशिप। 12,400 जो 2014 में जिसकी वैल्यू थी, उसको आज के डेट में अगर कंपैरिजन की जाए तो लगभग 21-22 हज़ार के बराबर, इक्वल के आसपास होता है। इसका मतलब स्कॉलरशिप लगभग 20-22 हज़ार, 25 हज़ार तो होना ही चाहिए। क्यों मैं इस चीज़ को मुद्दे पे बार बार बात कर रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन, हालांकि ये सैलरी की बात हो रही है, पर फिर भी इससे काफ़ी कुछ हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कितना सजग है और स्टूडेंट लोगों के लिए कितना। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन की अगर बात करूं 1956 में आया था और 1 जनवरी 2057 को लागू किया गया था। पहला 1956 में लागू किया गया था। उसके बाद दूसरा जो इंप्लीमेंट हुआ था वो 1973 में हुआ था। उसके बाद 1986 में हुआ था, राइट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो उसके बाद 1996 में, 1996 के बाद 2006 में,
2006 के बाद 2014 में बन गया था 2016 में, यानी लगभग 10 साल के अंदर 7th पे कमीशन, हर एक पे कमीशन अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स के अंदर वो लागू हो ही गया, 8 से 10 साल के अंदर। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सैलरी की भी बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स या कभी कभी 2 टाइम्स भी हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर ये सैलरी। अगर यही चीज 2000 इस ईयर में 8th पे कमीशन की बात करूं तो देखो ये 2016 में लागू हुआ था और 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को सैंक्शन कर भी दिया कि ठीक है भाई 8th पे कमीशन लग जाओ और अप्रोक्सीमेटली सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी हर 10 साल के अंदर बढ़ रही है और अच्छी खासी बढ़ रही है, तो स्कॉलरशिप जो कि 2014 के अंदर लगभग हर 8 से 10 साल के अंदर उनकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो जब मैं स्कॉलरशिप की बात करूं दोस्तों, लास्ट 2014 के अंदर बढ़ाया गया था और अभी 11 साल हो गए, तो स्टूडेंट की चीजों के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी चीज को जानने के लिए हमने एक मेल किया, और जब मेल के अंदर शायद ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मेल और तो किया ही था, साथ में मैंने आरटीआई भी डाला था, और आरटीआई डाला था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को। जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को डाला था कि आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कब लास्ट टाइम स्कॉलरशिप बनाया गया, क्या ये अपडेट होगा स्कॉलरशिप, उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई, अगर कमेटी बनाई गई तो कौन उस कमेटी के मेंबर है, उन्होंने क्या अभी उसका स्टेटस है और कब तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे 4-5 पॉइंट्स हमने रखे थे। इन्होंने एक काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उन्होंने इस मेल को ट्रांसफर कर दिया मेरे आरटीआई को, कहां पर, डिटेल्ड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की को। जबकि आईआईटी रुड़की कभी भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उन्होंने वहां पर इसमें भी एक छोटा सा गेम खेल लिया जैसा कि हम जानते हैं, और आईआईटी को बोल दिया, और आईआईटी ने, रुड़की ने इसके बदले मुझे रिप्लाई किया, ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, रिप्लाई किया कि पहला पॉइंट, द स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ गेट क्वालिफाइड एमटेक स्टूडेंट इज डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। IIT Roorkee follows the directives issued by the MOU notification revised assistant for the IIT। ये सिर्फ फॉलो करती है, इनके हाथ में नहीं है कि स्कॉलरशिप को बढ़ाना या कम कर देना। इसका मतलब दोस्तों, जब इनके हाथ में नहीं है तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा इन्होंने इनको ट्रांसफर किस लिए किया, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता था। तो अननेसेसरी चीजों को, हालांकि हम रुके नहीं, उसके बाद हमने फिर वापस से हमने ये चीज डाला आरटीआई कि हम आपके इस जवाब से पूरा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पहला ही पॉइंट गलत, जब ये अथॉरिटी नहीं है रिस्पॉन्सिबल तो बाकी की चीजों में आंसर क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो बोला है, इनके पूरे रिप्लाई के अंदर आया कि 12,400 स्कॉलरशिप हमने 2014 के अंदर स्टार्ट किया था, जैसा हमें बताया गया था, हम 24 महीने के लिए स्कॉलरशिप को देते हैं। तो ऐसा पूरा उन्होंने रूल रेगुलेशन बताया कि किस किस स्टूडेंट को देते हैं, पर हमें वो नहीं जानना था, हमें तो जानना था कि स्कॉलरशिप बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है और किस तरीके से बढ़ेगी। तो ये जबरदस्ती घुमाया गया। हालांकि इसके लिए हमने आरटीआई फिर से डाला है, फिर से हमने मेल किया है गवर्नमेंट के अंदर, और इस बार हमने पीएमओ को भी सीसी में रखकर इस बार मेल किया है। मुझे नहीं पता इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा, पर मुझे पता है कि जितने छोटे छोटे भी एफर्ट हम करते हैं उस एफर्ट का वहां पर देखा जरूर जाता है, उनको समझ में जरूर आता है कि यस कोई फाइट कर रहा है, कोई देख रहा है। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, या ये बात सिर्फ जो आप 1-2 लोग दिख रहे हो उसकी बात नहीं है, ये वो हर एक स्टूडेंट की है जो सपना देखते हैं, बहुत मीडियम और मिडिल क्लास फैमिली में रहने के बावजूद वो सपना देखते हैं आईआईटी में जाने का। और आईआईटी की अगर फीस स्ट्रक्चर की भी अगर बात की जाए तो लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच में फीस स्ट्रक्चर होती है। 12,400 के हिसाब से अगर बात की जाए तो उतना ही पेमेंट मिलता है जितना फीस में चला जाए। आदमी अपनी लाइवलीहुड को किस तरीके से जिएगा, और इस चीज के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को एक निर्णायक डिसीजन लेना और बच्चों की इस चीज को समझना कि यस नाउ डेज वो बहुत पुराना टाइम हो गया जब 12,400 मिलता था, अब इसको बढ़ाकर लगभग 25,000 इसको कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग एमटेक देख कर रहे हैं या एमटेक में जाना चाह रहे हैं तो शायद मेरी इस बात से आप लोग एग्री करते होंगे कि यस सर, ये अगर होगा तो बहुत ही मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि यार अब ड्रॉप ही कर लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कौन सा इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, बट यस फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, और वो इसके चक्कर में ड्रॉप करने का सोच लेते हैं या आईआईटी में नहीं जाते। बहुत सारे पूरे फैमिली की जो कंडीशन वाले बच्चे हैं जो हायर स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से मोटिवेट होंगे। यार बहुत सारे टियर 3 टियर 4 कॉलेज के बच्चों को मैं जानता हूँ जो ऐसे कंपनी में प्लेस्ड होते हैं जिसमें 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, और उनको लगता है कि ठीक है सर 3 लाख 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, कुछ नहीं है तो क्या करें, हम यही काम कर लेते हैं। उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है वो बिना इंटरेस्ट के काम करने के लिए वो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको असिस्टेंटशिप मिल रही है, उनको सैलरी मिल रही है 3 लाख का पैकेज। नो डाउट 3 लाख भी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खासी अमाउंट है, पर अगर यही अमाउंट
स्कॉलरशिप के फॉर्म में उनको मिल जाए, तो शायद टियर 3 टियर 4 कॉलेज के बच्चे एक आईआईटी का ड्रीम देख सके, वो एमटेक का ड्रीम देख सके। अपनी इनिशियल लेवल पे जो उन्होंने एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट होने के बावजूद वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, शायद आईआईटीज में वो पहुंच पाए और उस चीज़ को अचीव कर सके। और उसके लिए जरूरी है उनको मोटिवेट होना। मोटिवेशन देखो पढ़ाई के लिए तो होते हैं, आईआईटी के प्लेसमेंट को देखकर तो मोटिवेट होते हैं, बट यस अगर स्कॉलरशिप भी होगा तो इंटरेस्ट रेट जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा दोस्तों। तो ये जो उन्होंने गेम खेला ये थोड़ा सा गलत किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो देखो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने वापस से कुछ और डिपार्टमेंट को भी फाइंड आउट किया जिनको हमने मेल किया, वो भी बहुत डिटेल से मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आता है देन विल डू द नेक्स्ट। गवर्नमेंट के बहुत सारी बॉडीज को हम मेल कर रहे हैं और मेल किया भी, और हमारी पूरी टीम बैकएंड से भी मेल कर रही है, बट स्टिल अगर इनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं या आप लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक ही दायरा रह जाएगा कि हम कोर्ट के थ्रू इस चीज को हम आगे प्रोसीड करवाएंगे कि क्या रीजन है कि स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या उनके इंटेंशन सही नहीं है या इंटेंशन सही है, कुछ और कारण है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। हालांकि जो भी रीजन हो, बट यस हम इस चीज के लिए आखिरी दम तक फाइट करते रहेंगे दोस्तों। आगे आप लोगों को क्या करना है तो मैं बता दूं, बहुत ही जल्दी एक और छोटा सा वीडियो में लेके आऊंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर या लिंक्डइन के ऊपर मैं पोस्ट भी करूंगा आपको कि इस तरीके के मेल आईडी हैं, इन मेल आईडी के ऊपर आपको ये चीजें मेल करनी है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को मेल करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर बनेगा और ये चीज उतनी जल्दी होने के चांसेस है दोस्तों। इसके अलावा लीगल एडवाइस भी हम ले रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज को प्रोसीड कर सकते हैं। आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज होती है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप लोग क्या चाहते हैं कि स्कॉलरशिप मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये भी इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।